Assalamualaikum guys, how are you all? I hope all of you must be doing very well at your homes. In today's video I'm going to discuss an important essay of Elizabethan era, that is Francis Bacon. In the previous video I have also uploaded many lectures about American literature and also English literature. In this video we are going to discuss specially an important question, that is how Francis Bacon was an essayist. Okay, so let's begin. फर्स्टली ये कि जब भी हम किसी भी इरा ऑफ लिटरेचर को यानी लिटरेरी पीरियड की किसी भी इरा को डिस्कस करते हैं तो उसके अंदर हमें डिफरेंट योनरास मिलते हैं. आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट इन माई प्रीवियस वीडियोस के कौन कौन से योनरास, जब स्पेशली जब हम इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं तो हमें 3 टाइप के योनरास मिलते हैं. उसके आगे फर्दर बहुत सारी टाइप्स हो सकती हैं. ठीक है, 3 तरह के योनरास होते हैं, एक पोइट्री, एक ड्रामा और एक फ़िक्शन या एसेस हम जिसे कहते हैं. ठीक है, और जो कुछ फ़िक्शन होता है, तीसरा फ़िक्शन, और उसके अंदर हम कह सकते हैं या प्रोस राइटर्स हो सकते हैं या और एक फ़िक्शन हो सकता है. या फ़िक्शन ये होता है कि जब आपकी अनरियल इंसिडेंट्स पे स्टोरी बेस होती है. लेकिन जो एसेस होते हैं जो राइटर ने किसी पर्पस के लिए लिखे होते हैं, या कुछ एसेस इस तरह के भी, जैसे कि हम फ्रांसिस बेकन को आगे ऐसे डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जो फ्रांसिस बेकन था, ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट एसेस्ट ऑफ द एलिज़ाबेथन इरा. तो एलिज़ाबेथन इरा के जो भी प्रोस राइटर को हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर फ्रांसिस बेकन का नाम डेफिनेटली आएगा. अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है हमें बायोग्राफी हमारे पास. तो जो बायोग्राफी क्या है कि जो फ्रांसिस बेकन वाज एन इंग्लिश एसिस्ट स्टेट्समैन फिलोसफर ऑफ द एलिज़ाबेथन इरा. ही वाज बर्न इन 22 ऑफ जनवरी 1561 को ये पैदा हुआ था, एंड ही वाज डाइन इन 9 ऑफ अप्रैल 1626 के अंदर. और इसको बरीड किया गया था एट माइकल चर्च इन एसटी एल्बन्स के अंदर इसको बरीड किया गया था. फ्रांसिस बेकन के फादर का नाम था सर निकोलस बेकन, हु वाज डाइड इन 1579 एंड हिज हु वाज अ लॉयर. ठीक है, इसकी मदर का नेम था एन कुक बेकन, जो एक स्कॉलर थी. ये आपने याद कर रखना है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे जा सकते हैं. फ्रांसिस बेकन ने 1606 में एलिक बार्डम से शादी की थी. ठीक है, और ये तो था इसका कुछ बायोग्राफी. अब हम नेक्स्ट इसके एजुकेशन को देखते हैं. अब जो फ्रांसिस बेकन ऑलवेज रिमेंबर कि फ्रांसिस बेकन बहुत ज़्यादा जीनियस था. इसके वर्क के अंदर हमें यूनिवर्सैलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा, यानी जीनियस था. और जब हम इसके वर्क को पढ़ते हैं, स्पेशली जब हम इसके एसेस को पढ़ते हैं, वी केम टू नो दैट हाउ मच ही वाज फेमस और कितनी इसकी ब्रॉड लेवल था इसकी थिंकिंग का. ठीक है, अब एजुकेशन के बारे में हम देखते हैं. तो फ्रांसिस बेकन एंटर्ड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज 1573 के अंदर गया था, और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज के अंदर ही मेट विद क्वीन एलिज़ाबेथ. ठीक है, क्वीन एलिज़ाबेथन इरा जिसे भी कहते हैं, या हम रेनेसांस भी कह सकते हैं. क्वीन एलिज़ाबेथ से मिला था और क्वीन एलिज़ाबेथ ने इसे कहा था द यंग लॉर्ड कीपर. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोट है जो क्वीन एलिज़ाबेथ ने फ्रांसिस बेकन के लिए कहा थी, द यंग लॉर्ड कीपर. ऑलवेज रिमेंबर, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है. अब नेक्स्ट है ऑन 27 जून 1576 को ही एंटर्ड ग्रेस इन. तो ग्रेस इन के अंदर एंटर हो गया था. अब ग्रेस इन क्या थी? ये जो ग्रेस इन थी ये स्पेशली एक तरह का हम कह सकते हैं प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है फॉर द बैरिस्टर्स के लिए. ठीक है, तो एजुकेशन, बैरिस्टर की एजुकेशन का जो स्पेशली ये पर्टिकुलर ये प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज़ कॉल्ड इन. तो ये ग्रेस इन के अंदर एंटर हुआ था 1576 के अंदर, और 1582 के अंदर ही कंप्लीटेड हिज डिग्री ऑफ लॉ. ठीक है, लॉ की डिग्री इसने कंप्लीट कर दी थी. अब हम इसके करियर के बारे में बात करें तो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद फ्रांसिस बेकन का आता है करियर. अब हम करियर के बारे में बात करें तो फर्स्ट है इसका 1584 से 1586 तक ही टुक हिज सीट इन पार्लियामेंट. ठीक है, 1586 के अंदर ही गॉट द क्लर्कशिप ऑफ स्टार चैम्बर के अंदर इसने क्लर्कशिप का काम किया. 1591 के अंदर ही बिकेम द आल्स कॉन्फिडेंशियल एडवाइज़र. ठीक है, कॉन्फिडेंशियल एडवाइज़र याद रखना है आपने. 1598 के अंदर ही वाज अरेस्टेड फॉर डेप्ट के लिए इसको अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन फिर बाद में इसको छुड़ा लिया गया था. 1607 के अंदर ही बिकेम अ सोलिसिटर. ठीक है, अपनी डिग्री ऑफ लॉ कंप्लीट करने के बाद ही बिकेम अ बैरिस्टर इन 1607 के अंदर. और 1613 के अंदर ही बिकेम अटॉर्नी जनरल. तो जो अटॉर्नी जनरल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं, बहुत फेमस पोस्ट थी जो इसने हासिल की थी अटॉर्नी जनरल की. और जो अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं, वो इंग्लैंड के अंदर हेड ऑफ द यूनाइटेड
स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो हेड होते हैं दैट आर कॉल्ड अटॉर्नी जनरल। तो ये 1613 के अंदर बना था और 1618 के अंदर ही अपॉइंटेड जेम्स, जो जेम्स फर्स्ट आया था आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिज़ाबेथ की डेथ के बाद। जेम्स फर्स्ट 1603 के अंदर इंग्लैंड का किंग बना था और उसके 1618 के अंदर जेम्स जॉइस ने ऐसे अपॉइंट किया था लॉर्ड चांसलर के नाम से। जेम्स जॉइस ने इसे लॉर्ड चांसलर अपॉइंट किया था। ठीक है, अब हम कुछ टाइटल के बारे में डिस्कस करते हैं जो फ्रांसिस बेकन को इसकी सर्विसेज की वजह से दिए गए थे। टाइटल के अंदर आता है 1603 के अंदर इसे नाइटहुड का टाइटल दिया गया था बाय जेम्स फर्स्ट ने। तब जब किसी भी पर्सन को नाइटेड किया जाता है तो ये जो नाइटहुड है ये एक ऑफिशियल टाइटल है जो ब्रिटिश के अंदर किसी ऐसे पर्सन को दिया जाता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विसेज सरंजाम देता है अपनी कंट्री के लिए। तो इसे फ्रांसिस बेकन को नाइटहुड का टाइटल दिया गया। 1613 के अंदर इसे अटॉर्नी जनरल का टाइटल दिया गया। 1618 के अंदर लॉर्ड चांसलर का दिया गया और 1618 के अंदर ही इसे टाइटल दिया गया बेकन वेरुलम। ठीक है, और ये वो टाइटल था जो सिर्फ फ्रांसिस बेकन को ही दिया गया था, यानी स्पेशल टाइटल था फ्रांसिस बेकन के लिए। और जो लॉर्ड चांसलर का टाइटल है ये हाईएस्ट पोस्ट होती है। ठीक है, हाईएस्ट पोस्ट इंग्लैंड के अंदर जो लीगल प्रोफेसर्स को दी जाती है, तो ये इसे इसका भी टाइटल दिया गया था। अब 1621 के अंदर फ्रांसिस बेकन को विस्काउंट एसटी एल्बन्स का टाइटल दिया गया। ठीक है, और ये जो टाइटल था ये इसलिए दिया गया था क्योंकि इसने किंग की हेल्प की थी या किंग को इन्फ्लुएंस किया था टू मेडिएट बिटवीन द थ्रोन एंड पार्लियामेंट के दरमियान यकसानियत कायम करने के लिए इसे ये टाइटल दिया गया था। ठीक है, द विस्काउंट ऑफ एसटी एल्बन्स। ठीक है, अब इसे फादर ऑफ इंग्लिश एसेस भी कहा जाता है। फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेस, ये याद रखना है, फादर ऑफ एसेस कोई और है वो मोंटेग है, और जो फादर ऑफ इंग्लिश एसेस कहा जाता है और फादर ऑफ इम्पीरियलिज्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फ्रांसिस बेकन के राइटिंग स्टाइल को। तो फ्रांसिस बेकन ये आता है सही से फ्रांसिस बेकन का लिटरेरी करियर, वो लिटरेरी पीरियड। ठीक है, तो अब हमने ऐसे एज एन एसेस डिस्कस करना है तो हम इसके राइटिंग स्टाइल को देखते हैं। फ्रांसिस बेकन वाज फेमस फॉर हिज एसेस, क्योंकि वो अपने एसेस को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन भी कहते हैं। ठीक है, अपने एसेस लिखने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था। जो इसके ऐसे हैं उसके अंदर हमें यूनिवर्सैलिटी बहुत देखने को मिलती है। यूनिवर्सल स्टाइल था फ्रांसिस बेकन का, और वो अपने एसेस को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहते हैं। डिस्पर्स्ड मेडिटेशन का मतलब होता है कोई राइटर क्या करता है कि कोई ऐसे आइडियाज़ यूज़ करता है जो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम हिज अदर वर्क्स, यानी इसने अपने हर एक ऐसे के अंदर डिफरेंट आइडियाज़ दिए हैं और उसके जो आइडियाज़ हैं वो पर्टिकुलर आइडियाज़ दिए हैं, स्पेसिफिक आइडियाज़ दिए हैं। एक ऐसे के अंदर डिफरेंट है और दूसरे ऐसे के अंदर डिफरेंट है, फिर भी उसके अंदर यूनिवर्सैलिटी है। ठीक है, तो इसे इसलिए ये अपने एसेस को डिस्पर्स्ड मेडिटेशन कहता है। इसका अफोरिस्टिक स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है एमसीक्यूज में भी और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, कि इसके एफोरिस्टिक स्टाइल पे नोट करें, लिखें। तो एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है? एफोरिस्टिक स्टाइल ऐसा स्टाइल होता है जिसके अंदर जो राइटर है छोटी सी बात में ना, छोटे से जुमले में एक बहुत बड़ी बात कर देता है, वो होता है एफोरिस्टिक स्टाइल। एफोरिस्टिक स्टाइल के अंदर जो राइटर है वो एक्सप्रेस करता है ट्रूथ को, ठीक है, इन फ्यू पॉसिबल वर्ड्स के अंदर, यानी ट्रूथ को या यूनिवर्सैलिटी को थोड़े से लफ्ज़ों के अंदर, यानी छोटे से जुमले के अंदर इतनी बड़ी बात कर देना को हम एफोरिस्टिक स्टाइल कहते हैं। ठीक है, और एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग भाई इसका बहुत ज़्यादा फेमस है। और एपिग्रामेटिक स्टाइल ऑफ राइटिंग कौन सा है कि जिसके अंदर राइटर शॉर्ट टर्म को यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा क्लेवरली अपने मैसेज को कन्वे कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एपिग्रामिस्टिक स्टाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट राइटिंग स्टाइल है फ्रांसिस बेकन का, और इसके ऐसे को ऑलवेज रिमेंबर कि यूनिवर्सैलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस है फ्रांसिस बेकन के राइटिंग स्टाइल, यानी यूनिवर्सल थीम हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इसके लिटरेरी करियर के बारे में बात करें, इसने कौन कौन से वर्क्स लिखे, प्रोड्यूस किए। तो जो फ्रांसिस बेकन के 3 एडिशंस ऑफ एसेस इसने लिखे थे। ठीक है, फर्स्ट एडिशन ऑफ एसे इसने लिखा था 1597 के अंदर, जिसके अंदर 10 ऐसे थे। सेकंड एडिशन लिखा था इसने 1612 के अंदर, जिसके अंदर 38 ऐसेस थे। और थर्ड एडिशन इसने लिखा था 1625 के अंदर, जिसके अंदर 58 ऐसेस थे। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन और थर्ड एडिशन कब कब लिखा गया और उसके अंदर कितने ऐसेस थे। इसके अलावा इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे ऑफ स्टडीज़, ऑफ ट्रूथ, ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, ऑफ रिलेशनशिप, ऑफ
मैरिज, ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट एसेस हैं जो इन एसेस के अंदर इंक्लूड हैं। ठीक है, अब इसके वर्क के एसेस के अलावा कुछ बुक्स के बारे में बात करें तो 1920 के अंदर इसने अपना वर्क लिखा था द ग्रेट इंस्टोरेशन, जो 6 बुक पे मुश्तमिल था और इसको इसने लैटिन के अंदर लिखा था। ठीक है, 1920 के अंदर इसको लिखा गया। नेक्स्ट है नोवम ऑर्गेनम, जो नोवम ऑर्गेनम है ये इसको भी लैटिन के अंदर पब्लिश करवाया गया था और 1620 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया था। इसके अंदर इस वो इंडक्टिव मेथड यूज़ करता है अपनी राइटिंग्स, यानी जब भी इसको लिखता है, जब इसने लिखा तो इसने इस वर्क के अंदर इंडक्टिव मेथड यूज़ किया। नेक्स्ट है एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, तो जो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है इसने लिखा था 1605 के अंदर, और इस वर्क की ख़ास बात ये थी कि इस वर्क को लेटर की फॉर्म में लिखा गया था टू किंग जेम्स। ठीक है, किंग जेम्स फर्स्ट को लेटर की फॉर्म के अंदर लिखा था इस वर्क को। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ द लीग ऑफ किंग हेनरी 1622 के अंदर इसको पब्लिश करवाया गया था। ठीक है, और ये भी इसका इम्पोर्टेंट वर्क है। और इसके लास्ट पे वर्क था एटलांटिस है, ये इसकी एक इनकम्प्लीट नावल थी, जो यानी इनकम्प्लीट नावल की अपनी लाइफ टाइम में इसको कंप्लीट नहीं कर सका था ये। और ये इम्पोर्टेंट है कि इसका कौन सा वर्क ऐसे की फॉर्म पे लिखा गया था टू किंग जेम्स फर्स्ट, तो वो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग है, ये आपने याद रखना है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कोटेशन फ्रांसिस बेकन के बारे में जो डिफरेंट राइटर्स कहते हैं, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं। और इसके अलावा फ्रांसिस बेकन को भी जब हम डिस्कस करें तो फ्रांसिस बेकन का साइंटिफिक कुछ वर्क्स या साइंटिफिक कुछ वर्क और एम्पीरियलिज्म के बारे में इसका साइंटिफिक मेथड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसके राइटिंग स्टाइल के अंदर इंक्लूड कर लेना है। अब हम इसकी कोटेशन को देखते हैं। अलेक्जेंडर पोप जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रिटिक है, वो इसके बारे में कहता है, इफ़ पल्स एल्यूड थी थिंक हाउ बेकन शाइन्स द वाइसेस्ट द ब्राइटेस्ट द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। तो ये जो कोटेशन है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कोटेशन है। और इस कोटेशन का मतलब क्या है कि इफ़ पल्स एल्यूड थी थिंक हाउ बेकन शाइन, वो उसके बारे में किस तरीके से कि तुम शाइन करते हो, उसे वाइसेस्ट कहता है, ब्राइटेस्ट कहता है, और एट द सेम टाइम उसे मीनेस्ट भी कहता है। तो वाइसेस्ट उसे वो कहता है उसके वर्डली विस्टम की वजह से। ये फ्रांसिस एज अ वर्डली विस्टम, इसके ऐसे को एज अ वर्डली विस्टम ही हम डिस्कस करते हैं, तो वो उसकी वर्डली विस्टम इन हिज एसेस के बारे की वजह से उसे कहता है वाइसेस्ट। उसे ब्राइटेस्ट कहता है ड्यू टू हिज पावरफुल इंटेलेक्चुअल प्लस आर्ट राइटिंग प्लस पावरफुल इंटेलेक्चुअल की वजह से वो इसे कहता है ब्राइटेस्ट। और मीनेस्ट फ्रांसिस बेकन को वो कहता है इसे इसके ट्रीचियस करैक्टर्स की वजह से। ट्रीचियस करैक्टर कैसे, यानी ऐसे करैक्टर यूज़ करता है अपने करैक्टर को जो फेथलेसनेस जिसके अंदर देखने को मिलती है या जो ट्रूथ को बिट्रे करते हैं। दैट्स वाई ही कॉल्स फ्रांसिस बेकन द वाइसेस्ट द ब्राइटेस्ट एंड द मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। आपको ये आ सकता है कि फ्रांसिस बेकन को डिस्कस करें विद दिस कोटेशन दैट हाउ ही इज़ एन एसिस्ट। तो हमने ये बताना है कि कौन कौन से एसिस्ट के अंदर वाइसेस्ट है, कहाँ इसकी इंटेलेक्चुअलिटी देखने को मिलती है, और जहाँ इसकी एक करेक्टर्स फेथफुलनेस ऑफ हिज करेक्टर्स देखने को मिलते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। नेक्स्ट है डॉक्टर जॉनसन इसके बारे में कहता है, a loose celli of the mind, an irregular indicated piece, not a regular orderly composition। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है। तो ये तो थे कुछ फ्रांसिस बेकन के वर्क के बारे में, हमने इसको डिस्कस किया हाउ मच ही वॉज फेमस इन हिज इरा इवन आफ्टर हिज एज। और इसके अलावा हमने इसके राइटिंग स्टाइल को डिस्कस किया। राइटिंग स्टाइल के अंदर आपने याद रखना है इसका एफोरिस्टिक स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस बेकन के बारे में अक्सर ये पूछा जाता है कि फ्रांसिस बेकन को कोई भी ऐसे या कोई भी लाइन दे दी जाती है और उसे कहा जाता है कि इस लाइन को इस थीम के साथ एक्सप्लेन करें, जैसे हमने वर्डली विस्टम में कहा, तो किस तरीके से वर्डली विस्टम हमें देखने को मिलता है इसके एसेस के अंदर। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। और अगर इफ़ यू वाना get more videos about English literature that you can ask me and you can tell me in the comment section। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।